नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको 10वीं क्लास का कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलने वाला है। इसके अंदर हमने 13.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है और 13.2 के भी 5 प्रश्न कर लिए हैं। आज हम छठा प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए देखिए 13.2 का छठा प्रश्न क्या है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक अन्य बेलन आरोपित है। एक बेलन है, उसकी ऊंचाई और व्यास ये है, दूसरा बेलन है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या ये है। मतलब एक दूसरे पर दोनों अध्यारोपित हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इन्होंने दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा जो आयतन आएगा उसको 8 ग्राम माना जाए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान है वह 8 ग्राम के बराबर है। तो इससे हमें इसका द्रव्यमान निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो इसका चित्र बनाना आना चाहिए। जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्न है उनमें सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद आधा क्वेश्चन तो वैसे ही हल हो जाएगा। तो इसके अंदर देखिए आप, एक और चीज़ दी गई है कि पाई 3.14 लीजिए। यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेनी, हमें प्रश्न के अंदर दिया है 3.14। एक जो बेलन है वो इस प्रकार से है, इसकी ऊंचाई है वह 220 सेंटीमीटर दी है और इसके आधार का व्यास, मतलब ये इसका व्यास है, इसको आप कितना ले सकते हो, ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या कहा है इसने, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, इसके ऊपर एक और बेलन रखा गया है, उसकी ऊंचाई है वो 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है इसने, त्रिज्या मतलब व्यास का आधा, तो यहाँ से यहाँ तक यह दी है हमें 8 सेंटीमीटर। पहले जो बड़ा बेलन है उसके अंदर हमें व्यास दिया गया है, लेकिन दूसरे के अंदर हमें त्रिज्या दी गई। ये कंप्लीट व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी होगी। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बड़े बेलन की व्यास, बड़े बेलन का व्यास वो कितना दिया है हमें, 24 सेंटीमीटर। तो बड़े बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या वो होगी हमारे पास 24/2 12 सेंटीमीटर। इसको आप R1 नाम दे देना, क्योंकि इसके अंदर दो त्रिज्याएं हैं तो पहली को R1 नाम दे सकते हैं। उसके बाद बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई, इसको आप ऊंचाई को हम h कहते हैं तो इसको H1 नाम दे दो। ये कितनी है, 220 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या वो हमें दी है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई वो हमें दी है 60 सेंटीमीटर। तो जो जो हमें दिया था, पहले हमें व्यास दिया था, व्यास का आधा कर लिया हमने, त्रिज्या निकाली बड़े बेलन की, बड़े बेलन की ऊंचाई हमें दी थी 220 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की त्रिज्या हमें दी थी 8 सेंटीमीटर और छोटे बेलन की ऊंचाई हमें दी गई थी 60 सेंटीमीटर। तो इसको आप जो छोटे बेलन की त्रिज्या है उसको R2 नाम दे सकते हो और इसको आप H2 नाम दे सकते हो। ये नाम भी आप दे सकते हो, क्योंकि जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको R और H में कन्फ्यूजन ना हो। अब हमें निकालना है स्तंभ का आयतन। स्तंभ का आयतन, तो इसके अंदर हमें दो बेलन हैं, दोनों बेलन का अगर हम आयतन जोड़ देते हैं तो वो हमारे स्तंभ का आयतन होगा। तो बड़े बेलन का आयतन जमा
छोटे बेलन का आयतन। दोनों बेलन का आयतन निकालकर हम जोड़ देंगे। तो इसके अंदर देखिए बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके अंदर हम लगा देंगे पाई R1 स्क्वायर एच प्लस पाई R2 स्क्वायर एच। इसके अंदर हम H1 नाम दे दें, इसको H2 नाम दे दें कि पहले है उसमें हमने H1 माना है और दूसरा उसमें हमने H2 माना है। अब हमें जो जो वैल्यू है उसको पुट कर दें। पाई को पाई रखते हैं एक बार, और यहाँ पर R1 क्या है हमारे पास 12, तो 12 का स्क्वायर, मतलब पहले की त्रिज्या कितनी थी, बड़े वाले की 12 थी। H कितना है 220, जमा दूसरे में पाई, दूसरे की R कितनी थी, दूसरे की R थी 8, तो 8 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी थी 60। अब दोनों के अंदर पाई है तो पाई को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों से बाहर। यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 की 12 से गुणा, तो 12 की 12 से गुणा हम 144 लिख सकते हैं, गुणा में 220, जमा यहाँ पर क्या आएगा 8 8 64, 8 का वर्ग कितना हो 64 गुणा में 60। तो ये हमने इन दोनों की गुणा लिख दी, यहाँ पर 12 का वर्ग लिख दिया, यहाँ पर 8 का वर्ग लिख दिया और पाई को हमने कॉमन ले लिया। अब हम पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू हमें क्या दी गई है, हमें रखना है 3.14, तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 रख दी। इसकी गुणा करना, फिर इसकी गुणा करना, फिर दोनों को जोड़ना है। तो मैं आपको डायरेक्ट गुणा लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं सारी गुणा करके दिखाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन दोनों की गुणा कर लेना बिल्कुल ही आसान है। 31,680 इनकी गुणा आएगी और इनकी गुणा है वो कितनी आएगी 3840, और फिर इसको 3.14 के साथ गुणा करना है। तो 3.14 गुणा में इन दोनों का जोड़, जो कितना आएगा 35,520। अब क्या करना है, 3.14 को इसके साथ गुणा कर देना। जो भी हमारे पास उत्तर आएगा, हमारे पास क्या आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। जो स्तंभ था हमारे पास, उस स्तंभ का ये आयतन आ गया। तो हमें स्तंभ का आयतन है, लेकिन हमें दिया गया है द्रव्यमान कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है वह 8 ग्राम के बराबर है, तो हमें उसको ग्राम में निकालना है। तो इसके लिए आइए हम अब इसको सोल्व करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान वो क्या होगा 8 ग्राम, ये हमें दिया गया है। इसलिए 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा, इसको हम 8 से गुणा कर देंगे। 11,532.8 गुणा में 8, क्योंकि ये हमारा उसका आयतन था, इस आयतन को हमें 8 से गुणा करना है। तो हमें जो भी प्राप्त होगा 892262.4 ग्राम, ये हमें इसका आयतन ग्राम में प्राप्त हुआ। तो हमें पहले हमने स्तंभ का आयतन निकाला, उस स्तंभ का आयतन जो हमारे पास आया 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका आंसर है उसको हम किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय चांस आपको कह दिया जाए कि इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके बताओ, तो हमारे पास क्या होता है 1 ग्राम। 1 ग्राम किसके बराबर होता है 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है। हमारे पास कितने ग्राम है, हमारे पास इतने ग्राम है, तो इसको 1/1000 से गुणा कर दीजिएगा। 8,92262.4 गुणा में 1/1000। इसके अंदर 1000 से गुणा करने पर क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो पॉइंट है वो 3 स्थान यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं। तो 1 2 3, 3 को छोड़कर आप पॉइंट लगा सकते हो। तो ये क्या आया 892.262 kg। तो उस स्तंभ का जो द्रव्यमान है वह 892.262 किलोग्राम आ गया। तो
तो इसको आप ग्राम में भी छोड़ सकते हो आंसर को, वो भी बिल्कुल सही है, और आप किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यह भी सही है। तो आइए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और यदि क्वेश्चन एक बार में समझ ना आए तो आप वीडियो को कृपया 2 बार देख लें, उससे आपको कंप्लीटली क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो इसके अंदर इसने दिया है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है, उसके अंदर उतनी ऊंचाई और त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो मतलब हमें शंकु की विमाएं दे दी, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। 60 सेंटीमीटर का ही अर्धगोला है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही एक शंकु है, और उसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। इस ठोस को पानी भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में, अब क्या आ गया, एक बेलन, इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब बेलन के अंदर इसको डाला जाता है, एक शंकु और एक अर्धगोले को, वह इसकी तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कि एक बेलन है, उसके अंदर एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो सबसे पहले इस प्रकार मैं कहता हूं आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो इसका हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो इसका डायग्राम क्या होगा, यहां पर हम एक बेलन बनाते हैं, उस बेलन के अंदर हमें क्या बनाना है, एक शंकु और एक गोला। तो ये हमारा है बेलन। इसकी ऊंचाई हमें कितनी दी है, इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो हमें 180 सेंटीमीटर दी है। और इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी है, इसकी त्रिज्या हमें दी है 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो हमें तीनों की बराबर दी है, 60 सेंटीमीटर बेलन की दी है, 60 सेंटीमीटर शंकु की दी है, और 60 सेंटीमीटर अर्धगोले की दी है। तो त्रिज्या हमें तीनों की समान दी गई है। तो इसके अंदर इसको के अंदर बताया गया कि एक अर्धगोला है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तो यहाँ पर हम एक अर्धगोला बना देते हैं कि ये अर्धगोला है, इसकी जो त्रिज्या है वह 60 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कह लो या फिर यहाँ से यहाँ तक कह लो, क्योंकि गोला है तो वह तीनों साइड इसकी त्रिज्या है बराबर होगी। ये भी 60 सेंटीमीटर होगी, ये भी 60 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 60 सेंटीमीटर होगी। और इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की हमें ऊंचाई कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यही दिया गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या है वह भी हमें 60 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो बेलन की ऊंचाई लिखेंगे हम, बेलन की ऊंचाई वो क्या होगी, इसको हम H1 नाम दे देते हैं। बेलन की ऊंचाई को H1 नाम देते हैं, ये 180 सेंटीमीटर है। फिर हमें शंकु की ऊंचाई जो हमें दिया है हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। शंकु की ऊंचाई, इसको आप H2 का नाम दे सकते हो, वो कितनी है, 120 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें तीनों की त्रिज्याएं दी गई हैं, तीनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। तो सबसे पहले हम बेलन की त्रिज्या लिखते हैं, बेलन की त्रिज्या वो कितनी है, इसको आप R1 नाम दे दो, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या उसको आप R2 का नाम दे दो, वह 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद शंकु की त्रिज्या, उसको आप R3 का नाम दे दो, वह भी 60 सेंटीमीटर। ये सभी जितना मैंने लिखा है ये सभी दिया है। आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ सकते हो कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। तो शंकु की ऊंचाई हमें 120 सेंटीमीटर दी है और उसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी है, वही हमने क्वेश्चन के अंदर लिखा है। आगे इसने दिया 60 सेंटीमीटर अर्धगोले, तो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला ये भी हमें दिया है। इस प्रकार के ठोस को पानी भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। मतलब जो अर्धगोला है हमें बेलन की तली को स्पर्श करना चाहिए, यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या हमें 60 सेंटीमीटर दी और बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर दी। तो शेष बचे भाग का, तो शेष बचे भाग का मतलब क्या समझे आप,
इस जो चित्र है इसके अंदर शेष कौन सा बचा, शेष बचा जो भाग है ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इस सभी का हमने आयतन बताना है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, इस टोटल बेलन का आयतन निकाल के इसमें से शंकु का और इस अर्धगोले का अगर आयतन हम घटा दें तो हमारे पास हमारा उत्तर मिल जाएगा कि टोटल का आयतन निकाल के शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन इसमें से घटा दें तो हमारे पास ये जो रीजन है ये रीजन आ जाएगा। तो आइए अब हम इसका आयतन निकालते हैं। इसके लिए हमें लिखना है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन वो क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन माइनस क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। कि हमें बेलन के आयतन में से अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन दोनों को माइनस कर देना है। इसके लिए आपको तीनों फार्मूले पता होने चाहिए। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर एच, इसकी त्रिज्या है उसको हमने R1 माना है। इसके बाद अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का फार्मूला होता है 2/3 पाई R2 स्क्वायर क्यूब, R2 का क्यूब कि जो दूसरी त्रिज्या है हमारी उसका क्यूब। उसके बाद क्या करना है हमें, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई R3 स्क्वायर एच। अब हमारे पास जो जो वैल्यू है उनको हम पुट कर सकते हैं। R1 सभी में समान है, अलग अलग हमने ली बेशक हैं लेकिन R1 की वैल्यू हमेशा 60 है क्योंकि इसमें तीनों की R1 है वो समान दी गई। तो पाई गुणा में R1 का स्क्वायर, R1 के स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो 60 की 2 बार गुणा, 60 गुणा में 60। एच का मतलब है ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दी, 180 माइनस 2/3 गुणा पाई, फिर R2 का क्यूब, तो दूसरा R2 है उसका कितना है 60, उसका क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 60 गुणा में 60 गुणा में 60। उसके बाद 1/3 पाई गुणा में R3 का स्क्वायर, R3 मतलब 60, 60 का स्क्वायर 60 गुणा में 60। फिर H, H कितना है, शंकु की ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। तो जो जो हमें वैल्यू दी गई उन सबको पुट कर दिया। अब जो तीनों में हमें समान दिखे उनको हम कॉमन ले सकते हैं हमारी गुणा को आसान बनाने के लिए। बाकी अगर यदि आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत है तो आप बेशक चाहे कॉमन मत लीजिए, क्वेश्चन वैसे भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ, एक पाई कॉमन ले ली क्योंकि यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, यहाँ भी थी, तो तीनों में चीज़ें उसको कॉमन ले लिया। उसके बाद 60, ये 60 यहाँ पर भी है, ये 60 यहाँ पर भी है और ये 60 यहाँ पर भी, तीनों जगह 60 है। उसके बाद दूसरा 60 भी है, पहले यहाँ पर और यहाँ पर, इस 60 को भी हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर पाई कॉमन आ गया, 60 कॉमन आ गया, 60 कॉमन आ गया, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा सिर्फ 180। इसमें क्या बचा हमारे पास, इसके अंदर बचा 2/3 और 60, इसको आप लिख लीजिएगा 2/3 गुणा में 60, क्योंकि हमने पाई कॉमन ले लिया, 60 कॉमन ले लिया और 60 कॉमन ले लिया। आगे वाले में हमारे पास क्या बचा, 1/3 पाई हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचा 120। तो जो जो बचा हमारे पास अंदर वो हमने अंदर लिख दिया और जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया। तो इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, पाई को 22/7 गुणा में इसको 3600 और इसको हम 180, इसको जितना कटता है उतना काट दो, 60 को 20 दिए 60 और यहाँ पर 40 दिए 120, तो 3 से दोनों को काट दिया। यहाँ पर कितना है 20 दूनी 40 और ये क्या है 40 से कम 40। तो अब हमें क्या करना है, 180 में से 40 और 40 घटाने हैं। तो 180 में से या तो 40 और 40 को जोड़कर 180 में से घटा लो 180, या फिर 180 में से 40 घटा दो, कितना बचेगा 140, फिर उसमें से फिर 40 घटाना, तो हमारे पास क्या बचेगा 100। तो इसके अंदर हमें 22 गुणा में 3600 गुणा में 180 में से 40 गया 140, फिर 140 में से 40 गया 100 और बटे में 7 है। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों की गुणा करके 7 से भाग कर देना है।
या फिर पहले भाग करके भी आप गुणा कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 7 से कंप्लीट डिवाइड ना तो 36 है और ना 100 है। तो इसके हम गुणा करते हैं, तो गुणा हमारी क्या आती है 792 और 4 जीरो बटे में 7। ये हमारा इसका आंसर है। यदि आप इसको भाग करोगे तो ये पॉइंट में हमारा आंसर दे देगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक बार भाग नहीं कर रहा। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर क्यूब, हमारा उत्तर आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमसे जो उत्तर पूछा गया है वह हमें मीटर क्यूब में पूछा गया है। तो एक सेंटीमीटर क्यूब में मीटर क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे। तो अब हम इसको पहले मीटर में बना लेते हैं, उसके बाद भाग कर लेंगे, तो हमारा प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सेंटीमीटर को मीटर क्यूब कैसे बनाते हैं, 792 00 बटे 7। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100, लेकिन यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, तो 100 की क्यूब मतलब 100 की 3 बार गुणा, 100 गुणा 100 गुणा 100। ये 3 बार क्यों लगाए, अगर हमें सीधा सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए कहा दिया जाए तो हम 100 से भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूब लगा है तो 3 बार गुणा, 100 गुणा में 100 गुणा में 100। तो अब जितना कटता है उतना काट दो, बाकी को हम भाग करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, आगे 2 जीरो से आगे 2 जीरो। अब क्या 792 को अगर 100 से भाग करें तो 7.92, इसके नीचे अगर हम 100 को माने तो 7.92, 7.92 बटा में 7। अब ये हमारी भाग आसान होगी। आप भाग यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन हमने पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर ये आ गया मीटर क्यूब, इसको आप भाग कर दीजिएगा, ये आएगा 1.131 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार हमारे जो शेष बचे बेलन का आयतन है वह 1.13 मीटर क्यूब आ गया। इसको मीटर में बनाने के लिए हमने 100 से 3 बार भाग किए। 3 बार क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब था। 1 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हमने 100 से भाग करना पड़ता है। अगर स्क्वायर होता तो 2 बार 100 से, और अगर क्यूब है तो 3 बार 100 से। अब देखिए आप अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8वां। इसके अंदर हमें दिया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। कांच का बर्तन है, गोलाकार बर्तन है, उसकी गर्दन है वह बेलन के आकार की, जिसकी लंबाई 8 है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जिसकी गोलाकार भाग का व्यास 8.5 है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके अंदर हमें आयतन दे दिया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई हमें 3.14 लेना है। तो पाई आपको 3.14 इस प्रश्न के अंदर लेना है। तो जो बच्चे ने मापन किया है क्या वो सही है या नहीं है, हमें इसका पता लगाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस प्रश्न की आकृति बनाना पता होनी चाहिए। तो ये गोलाकार बर्तन है और उसके ऊपर एक बेलन है, तो हमें इस प्रकार से एक आकृति बना लेनी है। ये एक गोलाकार बर्तन है, उसके ऊपर क्या रखा गया है, इसको ऊपर आपको मानना है कि यहाँ पर एक बेलन है। गोलाकार के ऊपर एक बेलन है। बेलन का जो व्यास है वो हमें कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और इस बेलन की जो ऊंचाई है वह हमें कितनी दी गई है, वह हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, और जो गोलाकार भाग है उसका व्यास, जो गोलाकार भाग है उसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर। तो जो हमें दिया गया है हम उसी से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास वो कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद गोलाकार भाग की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, 8.5 बटे 2 सेंटीमीटर। इसको आप R1 का नाम भी दे सकते हो, क्योंकि हमने गोलाकार भाग की त्रिज्या मानी है, इसको R1 नाम दे दो आप, ताकि आगे हम जो R1 और R2 पुट करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद हमें क्या करना है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या, क्योंकि ये हमने गोलाकार भाग की त्रिज्या निकाली, अब हमें बेलनाकार भाग की त्रिज्या। तो बेलनाकार भाग का व्यास, तो बेलनाकार भाग का व्यास हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी होगी हमारे पास,
बेलनाकार भाग की त्रिज्या होगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो इसको आप R2 का नाम दे दो, 1 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या हमारे पास आ गई 1 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमें दी गई 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग की ऊंचाई वो हमें दी है, इसको आप H2 का नाम दे सकते हो या फिर H1, क्योंकि गोलाकार भाग में हमारे पास H था ही नहीं, तो हम इसको H का नाम भी दे सकते हैं या फिर H1 का नाम भी आप दे सकते हो। 8 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, बर्तन का आयतन पता करना है। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन वो क्या होगा, गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, क्योंकि हमने गोलाकार भाग का आयतन उसमें प्लस कर दिया बेलनाकार भाग का आयतन, क्योंकि हमारे पास इससे जो चित्र है इसके अंदर हमें दो ही भाग दिख रहे हैं, एक गोलाकार वाला और एक बेलनाकार वाला। इन दोनों के आयतन को हमने प्लस कर दिया, जिससे हमें जो बर्तन का कुल आयतन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो गोलाकार भाग का आयतन मतलब गोले का आयतन का क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई R1 क्यूब। बेलन के आयतन का क्या फार्मूला होता है, पाई R2 स्क्वायर H। अब जो जो वैल्यू हमें दी गई है उनको पुट कर सकते हो, 4/3 गुणा पाई गुणा 8.5/2 की क्यूब प्लस पाई गुणा 1 की स्क्वायर, क्योंकि बेलन का जो त्रिज्या है वह 1 सेंटीमीटर है, गुणा में ऊंचाई है 8। तो जो जो हमारे पास वैल्यू थी हमने उनको पुट कर दिया। अब क्या करना है, आपको गुणा करनी है, जो इतनी पॉसिबल गुणा हो सकती है उनको करना है। पाई को सबसे पहले कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि दोनों के अंदर पाई है, पाई को हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, 4/3 गुणा में 8.5 की 3 बार गुणा, क्यूब का मतलब 3 बार, 8.5 की एक बार 8.5 के साथ, फिर 8.5 की जो गुणा आएगी इन दोनों की उसको तीसरी बार 8.5 से गुणा, जो वो गुणा मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 614.12। नीचे क्या आया 8, क्योंकि 2 की गुणा 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस यहाँ पर क्या आया 8, क्योंकि इसके अंदर हमने पाई कॉमन ले लिया और एक का कोई मतलब नहीं होता, एक से गुणा करो या ना करो, तो 4 दूनी 8। अब नीचे क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास ये 6 बच गया नीचे, कि यहाँ का 3 और यहाँ का 2, ऊपर ये हमारे पास रह गया। इसको आप चाहो तो और भी कट कर सकते हो, ना चाहो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो पाई यहाँ पर जो हमारे पास आया कि 614.12/6 प्लस 8, इसको आपको सोल्व करना है कि इसके अंदर क्या हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। इसको आप वैसे भी कर सकते हो कि 3.14 वैल्यू पुट करनी है, इसके अंदर हमें आगे क्या करना है, 3.14 वैल्यू पुट करनी है। तो आगे देखिए, इसको पाई की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 3.14 और यहाँ पर 614.12/6 प्लस 8। अब आप 3.14 को इन दोनों के साथ गुणा भी कर सकते हो, 3.14 गुणा में 614.12/6 प्लस 314 गुणा में 8। तो अब यहाँ पर कट कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 157 दूना 157 ये इसकी कटिंग आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि दोनों को 2 से कट कर दिया हमने। अब आप इनकी गुणा करना कि 3.14 की 8 के साथ और 614.12 की 1.57 के साथ। अगर मैं गुणा करूँगा तो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसकी गुणा कितनी आएगी। इसकी गुणा आएगी 964.16/3 प्लस 25.12। इसकी गुणा इसके साथ करें तो यह 25.12 आएगी। इसको अगर 3 से भाग देंगे तो यह आएगा 321.38 प्लस 25.12। अब इन दोनों को जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 346.50। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको गुणा और भाग
और इसमें जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सभी गुणा और भाग को यहाँ पर करूँगा तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं वीडियो को शॉर्ट में बनाने के लिए इसको आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और बच्चे का आंसर क्या आया था हमारे पास, ये इसने बताया था प्रश्न के अंदर शुरुआत में कि बच्चे का आंसर आया है हमारे पास 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है 346 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो 346 सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रकार बच्चे का उत्तर सही नहीं है, क्योंकि बच्चे ने तो 345 निकाला था, हमारा 346.50 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। तो आप ये गुणा और भाग को आसानी से कर सकते हो, वो हमने इस वीडियो के अंदर नहीं करके बताया, हमने कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। यदि आप इसके जो आगे के एक्सरसाइज हैं 13.3, 13.4, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें